नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 30 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे वो ऊपर के आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ डैश सहायक बैंकों का विलय करने के लिए स्टेट बैंक विधेयक 2017 को पारित किया था। तो ये कितने सहायक बैंकों को विलय करके, तो ये देखिए 5 ठो सहायक बैंकों को विलय करके बनाया गया था। देखिए स्टेट बैंक यानी कि निरसन और संशोधन विधेयक 2017 भारतीय स्टेट बैंक यानी कि सहायक बैंक अधिनियम 1959, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1956 को निरस्त करने का प्रयास करता है। इन अधिनियमों ने भारतीय स्टेट बैंक के निम्न सहायक बैंकों का विलय किया है। कौन कौन सा? तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। तो ये सब मिलाकर के यहाँ पे किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई है? तो देखिए कौन सा प्रणाली है? यह है न्यूनतम रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, न्यूनतम रिजर्व सिस्टम। देखिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली वर्तमान में मुद्रा नोट जारी करने के लिए आरबीआई के द्वारा अपनाई जाने वाली मुद्रा जारी करने की प्रणाली है। इसे 1956 में अपनाया गया था। आनुपातिक रिजर्व प्रणाली का जो उपयोग है 1956 से पहले नोट जारी करने के लिए किया जाता था। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली के लिए आरबीआई को विदेशी मुद्रा, सोने के सिक्के और सोने के बुलियन सहित 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम रिजर्व रखने की आवश्यकता होती है। उसके बाद जान लीजिए कि इस 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ रुपए सोने या सोने के बुलियन के रूप में होने चाहिए और शेष विदेशी मुद्राओं के रूप में होने चाहिए। आरबीआई के लिए इस न्यूनतम रिजर्व को रखकर मुद्राएं जारी करने की कोई सीमा नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिएगा कि कंप्यूटर के संदर्भ में यहाँ पे GUI होगा। ठीक है, यहाँ पे GUI होगा, यहाँ पे छूट गया है। तो GUI का यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की ऑप्शन सी तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए इंटरैक्टिव विजुअल घटकों की एक प्रणाली है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जो जानकारी देते हैं और उन कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो उपयोगकर्ता के द्वारा किए जा सकते हैं। जब उपयोगकर्ता उनके साथ इंटरैक्ट करता है तो वस्तुएं रंग, आकार या फिर दृश्यता बदलती है। उसके बाद जान लीजिए कि यह उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट आधारित यूजर इंटरफेस टाइप किए गए कमांड लेवल या फिर टेक्स्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकन और प्राथमिक नोटेशन जैसे ऑडियो इंडिकेटर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या कि एक एकीकृत सर्किट को सामान्यता के रूप में जाना जाता है। तो देखिए किस रूप में जाना जाता है? तो चिप के रूप में जाना जाता है। देखिए एक आईसी या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे माइक्रो चिप या फिर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में जाना जाता है इलेक्ट्रॉनिक घटकों का एक संयोजन है जो एक इकाई के रूप में निर्मित होते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर और प्रतिरोधक और उनके अंतर्स्पर्ध सिलिकॉन एक अर्धचालक सामग्री के पतले परत पर बने होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन के चिप्स होते हैं जिन पर ट्रांजिस्टर, लॉजिकल गेट, रिसेप्टर्स या फिर कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि पहला आईसी 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइसन के द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन इस अवधारणा को 1952 में जेफरी डमर के द्वारा पेश किया गया था। सर्किट के ये बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो माइक्रो प्रोसेसर, एम्पलीफायर, मेमोरी आदि के रूप में कार्य कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि 1024 मेगाबाइट बराबर होता है तो किसका? तो 1 गीगाबाइट का। देखिए डेटा स्टोरेज के मेमोरी संदर्भ में 1 गीगाबाइट में 1024 MB यानी कि मेगाबाइट या फिर 1 मिलियन बाइट शामिल होता है। 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट होता है। एसआई इकाइयों में इसे 109 लिखा जा सकता है। यह आधुनिक समय में भंडारण की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली इकाई है। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि 2019 में 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? देखिए यहाँ पे डेविड मालपास को चुना गया था। ठीक है, डेविड मालपास। देखिए डेविड आर मालपास को 5 अप्रैल 2019 को इसके कार्यकारी निदेशक मंडल के द्वारा विश्व बैंक समूह के 13वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। वह अपने 2016 के चुनाव अभियान के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार थे। श्री मालपास ने पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ट्रेजरी के अवर सचिव के रूप में कार्य किया था।
मलपास ने जिम योंग किम का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 फरवरी को एक निवेश फर्म में शामिल होने के लिए पद को छोड़ दिया था। उसके बाद जान लीजिए कि श्री मलपास ने अंतर्राष्ट्रीय सेटिंग्स में संयुक्त राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, जिसमें G7 और G20 उप वित्त मंत्री स्तरीय विश्व बैंक, IMF बसंत और वार्षिक बैठकें और वित्तीय स्थिरता बोर्ड की बैठकें, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और विदेशी निजी निवेश निगम शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि चंद्रयान 1 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। तो किसका उपयोग करके? देखिए PSLV C11 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। देखिए चंद्रयान प्रथम, चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से PSLV C11 का उपयोग करके लॉन्च किया गया था। यह 2008 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया पहला भारतीय चंद्र जांच था। मिशन में केवल एक चंद्र ऑर्बिटर शामिल था और कोई लैंडर या फिर रोवर नहीं था। 15 अगस्त 2003 को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे का कि मई 1998 में पोखरण में भारत के द्वारा कितने परमाणु विस्फोट किए गए थे? तो देखिए कितने परमाणु विस्फोट किए गए थे, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 परमाणु विस्फोट। देखिए मई 1998 में भारत के द्वारा पोखरण में 5 परमाणु विस्फोट किए गए थे। पोखरण 2, मई 1998 में भारतीय सेना के पोखरण परीक्षण रेंज में भारत के द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की श्रृंखला था। यह दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था। पहला परीक्षण जो है कोड स्माइलिंग बुद्धा, जो कि मई 1974 में आयोजित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप क्या कि 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है, ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है और किसी भी इंडो यूरोपीय भाषा में सबसे पुराने मौजूदा ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद प्राचीन भारतीय ग्रंथों का एक समूह है, जिसमें वैदिक काल के 1028 संस्कृत सूक्त और ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित, जिसमें से 10,600 ऋचाएं शामिल है। इसे 10 खंड में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। यह 4 प्रामाणिक हिंदू पवित्र ग्रंथों में से एक है, जिसे सामूहिक रूप से वेदों के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि ऋग्वेद योग के सबसे पुराने प्रकारों में से एक को रेखांकित करता है और योग और अन्य आध्यात्मिक विषयों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, देखिए खोल हो जाएगा, ठीक है, खोल नहीं है। देखिए वायु वाद्य यंत्र कोई भी संगीत वाद्य यंत्र है जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए प्राथमिक कंपन माध्यम के रूप में वायु का उपयोग करता है, जैसे तुरही हो गया, शहनाई हो गया, सैक्साफोन हो गया, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने तेलुगु महाकाव्य उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया, जिसे शास्त्रफन नाम दिया गया है? तो ये किसने किया था? ये क्या था? PV नरसिम्हा राव ने। देखिए भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा एक तेलुगु उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया गया, जिसे शास्त्रफन नाम दिया गया था। मूल उपन्यास वेई पदगाल विश्वनाथ सत्यनारायण द्वारा लिखा गया था। इसका हिंदी अनुवाद शास्त्रफन, जो कि 1968 में है, किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक बाघ अभयारण्य है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान नेपाल के साथ साथ इसके बाहर भी फैला हुआ है और नेपाल में इसे चितवन राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हरित महानदी मिशन के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है उड़ीसा राज्य ने, ठीक है। देखिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ग्रीन महानदी मिशन का शुभारंभ किया है। यह एक वृक्षारोपण अभियान है, जिसके तहत राज्य में महानदी नदी बेसिन की नदियों के किनारे 2 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। कुल जो है 41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में 5 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। मिशन का जो उद्देश्य है नदी तटों पर मिट्टी के कटाव को रोकना और भूजल भंडार का पुनर्भरण करना है। उसके बाद जान लीजिए कि स्वयं सेवक नदी तट के 1 किलोमीटर के दायरे में आम, कटहल और जामुन जैसे फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 31 मार्च 2019 तक भारत में कितने केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम परिचालन में थे? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 249। देखिए सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार 249 केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे, ठीक है। 31 मार्च 2019 तक भारत में परिचालन में थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख केंद्रों में से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा भारत का अंतरिक्ष तट भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए प्रमोचन क्षेत्र आधारभूत संरचना प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो ये मणिपुर राज्य हो जाएगा। देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल को छूता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखिए क्या कि देखिए अफ्रीका में किलीमंजारो होगा, ठीक है। अफ्रीका में किलीमंजारो है, तो किलीमंजारो क्या हो जाएगा? एक ज्वालामुखी पर्वत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, माउंट किलीमंजारो अफ्रीका के तांजानिया में एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसके 3 ज्वालामुखी शंकु हैं। कौन कौन? कीबो है, मावेंजी है और सीरा है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कहा कि विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? तो ये किस समुद्र में स्थित है? देखिए, यहाँ पे कोरल सागर में स्थित है ये। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ उल्लेखनीय विविधता और सौंदर्य स्थल है। भित्ति कोरल सागर में क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर स्थित है। इसमें 400 प्रकार के प्रवाल मछलियों की 1500 प्रजातियां और 4000 प्रकार के मोलस्क के साथ प्रवाल भित्तियों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह है। यह डुगोंग यानी कि समुद्री गाय और बड़े हरे कछुए जैसी प्रजातियों के निवास स्थल के कारण बड़ी वैज्ञानिक रुचि रखता है, जो विलुप्ति के कगार पर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे कहा कि भारत में अधिकांश क्रोमाइट निक्षेप पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर? तो उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। देखिए, देश में क्रोमाइट के कुल उत्पादन में ओडिशा का जो योगदान है वो लगभग 90% है। क्रोमाइट क्रोमियम का एकमात्र आर्थिक अयस्क है, जो लोहे और क्रोमियम का एक ऑक्साइड है, जिसका उपयोग क्रोम प्लेटिंग और मिश्र धातु में अलग अलग सामग्रियों जैसे कि संक्षारण प्रतिरोधी, सुपरलॉय, नाइक्रोम, स्टेनलेस स्टील आदि के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है सोडियम के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो स्टेनलेस स्टील के उत्पादन के लिए आवश्यक है। ओडिशा के अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक देशों में भी क्रोमाइट उत्पादन में योगदान करता है। उसके बाद जान लीजिए कि कर्नाटक जो है क्रोमाइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि मॉस्कोवाइट, पेग्मेटाइट और बायोटाइट निम्न में से किसका अयस्क हो जाएगा? तो देखिए, मॉस्कोवाइट, पेग्मेटाइट और बायोटाइट जो है किसका अयस्क हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये किसका अयस्क होगा? ये होगा अभ्रक का अयस्क हो जाएगा, ठीक है, अभ्रक का। देखिए, मॉस्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट अभ्रक के अयस्क है। मॉस्कोवाइट एल्युमिनियम और पोटेशियम का एक जल योजित फैसोलोसिकेट खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे कितना होता है। उसके बाद जान लीजिए कि पेग्मेटाइट एक आग्नेय चट्टान है और यह क्वार्ट्ज, फेल्ड्स्पार और अभ्रक से बना हुआ होता है, जिसमें ग्रेनाइट के समान अधिशिल्क संरचनाएं होती है। बायोटाइट जो है वो फाइसोलिकेट खनिजों का एक सामान्य समूह है, जिसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे देखिए है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनियों के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है? तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन भारत के जहाजरानी निगम, ये ही नहीं है, ठीक है। बाकी देखिए ये तीनों है, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और उसके बाद राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो गुरु शिखर हो जाएगा। देखिए, गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में 5650 फीट पर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह मध्य अरावली रेंज के दक्षिणी पश्चिमी छोर के पास स्थित है। गुजरात राज्य के साथ सीमा के करीब है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि भारत में सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा मैंग्रोव वन हो जाएगा। देखिए, सुंदरवन बंगाल की खाड़ी में निचले महाद्वीपों का एक समूह है, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है, जो अपने अद्वितीय मैंग्रोव वनों के लिए फेमस है। यह सक्रिय डेल्टा क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल जो है लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर है। रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा और इरावदी, डॉल्फिन, एस्टुरीन, मगरमच्छ और गंभीर रूप से लुप्तप्राय स्थानिक नदी टेरापीन सहित विश्व स्तर पर लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए सुंदरवन सार्वभौमिक महत्व का है। उसके बाद जान लीजिए कि यह पैंथेरा टाइग्रिस प्रजाति के लिए दुनिया में एकमात्र मैंग्रोव निवास स्थान है। मैंग्रोव एक झाड़ी या छोटा पेड़ है, जो तटीय खारे या खारे पानी में उगता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे प्रेरित हो जाएगा? तो ये किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा देखिए झुंझुनू में खेतरी का महल, इसी से हो जाएगा। देखिए, जयपुर में हवा महल जो है राजस्थान के झुंझुनू में खेतरी महल या विंड पैलेस से प्रेरित था। इसे महाराजा सवाई जयसिंह के पोते महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, जो जयपुर शहर के संस्थापक थे। इसे लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या है कि महात्मा गांधी चंपारण आए थे कब? तो ये 1917 ईस्वी को आए थे। देखिए, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे, जो चंपारण जिले का मुख्यालय था, और जसोली गांव का दौरा करने का फैसला किया, जहां काश्तकार किसानों पर अत्याचार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी को। देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में ब्रिटिश भारत में स्थापित एक राजनीतिक दल था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को लोकप्रिय रूप से मुस्लिम लीग कहा जाता है। इसकी स्थापना नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका, जो कि ब्रिटिश भारत वर्तमान में ढाका बांग्लादेश की में था। पार्टी का गठन मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कहा कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन जो है वो आरटीआई अधिनियम से छूट प्राप्त नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए होगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यही हो जाएगा। देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यह भारत में प्रमुख राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। यह कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उन गतिविधियों को रोकना जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सीसीआई अधिनियम के तहत संयोजन को भी मंजूरी देता है ताकि विलय करने वाली दो संस्थाएं बाजार से आगे न बढ़े। उसके बाद जान लीजिए कि आयोग की जो स्थापना है वो 14 अक्टूबर 2003 को हुआ था। मई 2009 में इसके पहले अध्यक्ष के रूप में धनेंद्र कुमार के साथ यह पूरी तरह कार्यात्मक हो गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या है कि भारत में संघ के लिए एक मंत्री के पद की शपथ के रूप में निम्न में से किसमें निहित हो जाएगा। तो ये किसमें होगा, देखिए होगा तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तीसरी अनुसूची में। देखिए तीसरी अनुसूची में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, संसद सदस्य और उम्मीदवारों और देश के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के लिए शपथ या फिर प्रतिज्ञान के रूप में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक का अधिकार देता है। तो ये हो जाएगा किसमें, ये होगा आर्टिकल 108 में। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 108 में। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। उसके बाद जान लीजिए कि संयुक्त सत्र बुलाया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, जब यदि कोई विधेयक एक सदन के द्वारा पारित होने के बाद दूसरे सदन को प्रेषित किया जाता है तो दूसरा सदन इस विधेयक को खारिज कर देता है या फिर सदन विधेयक में किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं होता है, या फिर क्या होता है कि दूसरे सदन के द्वारा पारित किए गए विधेयक को प्राप्त किए गए 6 महीने से अधिक समय बीत गया हुआ होता है, तब राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकता है जब तक कि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक समाप्त न हो जाता हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य होने के लिए कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से एक राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा में कितने प्रतिशत सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। तो ये हो जाएगा 2%। देखिए भारत के चुनाव आयोग के अनुसार एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए तभी पात्र होगा जब वह निम्न 3 शर्तों में से किसी एक को पूरा करता हो। यह लोकसभा में कम से कम 2% यानी कि 11 सीटें जीतता हो और ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने जाते हो और यह लोकसभा या राज्य विधानसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 6% सुरक्षित करता हो। इसके अलावा यह किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती हो। उसके बाद जान लीजिए कि एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि IBRD और IDA इसका हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा होगा, देखिए होगा किसका, विश्व बैंक का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सबसे गरीब देशों की सरकारों को ब्याज मुक्त ऋण जिसे क्रेडिट कहा जाता है और अनुदान प्रदान करता है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट विश्व बैंक बनाने वाले 2 प्रमुख संस्थानों में से एक है। IDA एक वित्त संस्था है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों को विकासात्मक ऋण देने के लिए समर्पित है। IBRD और IDA मिलकर विश्व बैंक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे का कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, तो ये कहाँ पर होगा, देखिए वाशिंगटन DC जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ पर हो जाएगा। देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के वाशिंगटन DC में है। इसकी कुल जन सदस्यता जो है 189 देशों का है। इसकी स्थापना जो है 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे का कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। कौन सा दल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे होगा श्रमिक दल। ठीक है, श्रमिक दल था। देखिए श्रमिक दल 1935 से 1955 तक इंग्लैंड में सत्ता में था जब कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1945 से लेकर के 1951 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। क्लेमेंट एटली ने घोषणा किया कि भारत को जून 1948 से पहले आज़ादी मिल जाएगी। उन्होंने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया कि जून 1948 में अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। उसके बाद जान लीजिए कि क्लेमेंट इटली के निर्देशानुसार माउंट बेटन 22 मार्च 1947 को भारत आया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को लागू किया गया था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। वे भारत स्वतंत्रता को अपनी सर्वोत्तम उपलब्धि मानते थे। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कहा कि साइकोम मीराबाई चानू जिन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह कौन है। तो भारोत्तोलक है एक। देखिए साइकोम मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है। वह 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिला 49 kg वर्ग में रजत पदक की विजेता है। वह मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के नोंगपोंग काकचीग गांव की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस टीम ने मार्च 2020 में 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता।
तो ये हो जाएगा कौन सा, तो सौराष्ट्र ये हो जाएगा। देखिए सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर 86वां रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। यह 9 से 13 मार्च 2020 के बीच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया था। 2019-20 रणजी ट्रॉफी का 86वां सीजन था, जो दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर के नाम से जाना जाता है, तो श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, व्हाइट विट्रोइल। देखिए जिंक सल्फेट श्वेत तुतिया यानी कि व्हाइट विट्रोइल का रासायनिक यौगिक नाम है। यह एक यौगिक और आहार अनुपूरक है जो कार्बनिक है। जिंक सल्फेट का जो निर्माण है वो लगभग हर जिंक युक्त पदार्थ जैसे कि धातु, चट्टान, ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपचारित करके किया जाता है। उसके बाद जान लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपचारित करके क्या, उसके बाद जान लीजिए कि जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ धातु की प्रतिक्रिया में एक विशिष्ट प्रतिक्रिया शामिल होती है। यहाँ पे उसका देखिए फॉर्मूला देख सकते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि इसका जो उपयोग है जिंक की कमी के उपचार और उच्च जोखिम वाले रोगियों में रोग से बचाने के लिए पूरक के रूप में किया जाता है। इसमें Zn-SO4 का सूत्र है तथा 3 हाइड्रेट्स में से कोई मौजूद है। इसका जो उपयोग है चिकित्सा में मौखिक पुनर्जलीकरण चिकित्सा ORT और कसेले उपचार के साथ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कि निम्न में से कौन सा दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित रंग नहीं है। यहाँ पे देखिए बैंगनी है, हरा है, नारंगी, ठीक है, यहाँ पे नीला रंग नहीं हो जाएगा। देखिए प्राथमिक रंग जो है कौन कौन है, लाल, पीला और नीला होते हैं। इन्हें किसी और रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है। ये रंग जो है ईटेन के रंग चक्र में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है कि 1855-56 में भारत में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो किया गया था किसके द्वारा, सिद्धू और कान्हू के द्वारा किया गया था। देखिए संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है सिद्धू और कान्हू ने किया था। यह 1855-56 के दौरान हुआ था। संथाल विद्रोह बिहार में राजमहल पहाड़ियों अब झारखंड में अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ में बसे संथाल जनजातियों का विद्रोह था। भारत में अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी वो प्रथा और जमींदारी व्यवस्था ने संथाल लोगों को नाराज कर दिया और दो संथाल भाइयों सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने 10,000 संथालियों को संयोजित किया और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा किया। उसके बाद जान लीजिए कि संथाल भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। 39 यहाँ पे कि भारत को आज़ादी प्राप्त होने के लिए महात्मा गांधी कहाँ पर गए थे, तो ये गए थे कोलकाता में, ठीक है। देखिए जिस दिन भारत को आज़ादी मिली उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे। चंपारण भारत में एक राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी की पहली पहल थी। महात्मा गांधी वह नेता थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। भारत 2050 से अधिक वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रसिद्ध योगदान था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या है कि वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए अवतल लेंस एक प्रकार का लेंस है जो बीच में पतला और लेकिन किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रकाश के किरणों को फैलाता है जो इसके माध्यम से अपरिवर्तित होता है। एक अवतल लेंस का जो उपयोग है अदूरदर्शिता के निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है और इसका उपयोग बाइनोकुलर, दूरबीन, कैमरा, फ्लैश लाइट आदि में किया जाता है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।